today we are going to discuss, as per our discussion, it is going to be our third linear data structure, and that is going to be the stack. I hope you have seen these two things very much frequently when you are working on computers, like when you browse anything through internet browser or Chrome browser or Firefox browser or any browser that you use to access internet. You use these two buttons, what we call forward and backward. So basically these two buttons help us to navigate on different pages of any website. So like if I am on a home page, then I can click any one link that takes me to the next page, and then on that next page I can click any other button or any other link which will take me to the very next page. So that's how one by one I can change my pages. But if I want to return back to the previous page, I can use this backward button. So basically when I click this backward button, what happens? The page which I recently visited will pop up, or that come first. So this is a kind of exercise that we generally do while working with browsers or internet browsers. तो इसमें हमने एक चीज को नोटिस की हुई है कि जब हम पहला पेज देखते हैं, फिर हम दूसरा पेज देखते हैं, फिर हम तीसरा पेज देखते हैं, फिर हम चौथा पेज देखते हैं, और अगर हम चौथे पेज से बैकवर्ड बटन पे जाते हैं तो हम बैकवर्ड बटन से तीसरे पेज पे आते हैं, ना कि पहले पेज पे आते हैं. मतलब जो पेज हमने अभी रिसेंटली विजिट किया हुआ है वही हमें मिलेगा. और उसके बाद अगर मैं फिर से बैकवर्ड बटन करूंगा तो उसके बाद जो रिसेंटली पेज आया था, मतलब पेज नंबर 2 था, वो हमको विजिट मिलेगा. तो बेसिकली इन विच दैट वी आर प्रोसेसिंग द पेज and the way in which we are accessing the page is completely opposite. So that's what we call a kind of pattern कि जो लास्ट में विजिटेड पेज था वो पहले आपको मिलेगा, और जो सबसे पहले विजिटेड पेज था वो लास्ट में आपको मिलेगा. तो इस तरह के मूवमेंट को आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा while working with इंटरनेट ब्राउजर और इंटरनेट एप्लीकेशन. ना दूसरा, आप जब एडिटर पे काम करते हैं तो हम लोगों को सबको पता है लाइक कि जब हम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करें या वर्डपैड पे काम करें या टेक्स्ट एडिटर पे काम करें और हम गलती से कुछ गलत टाइप कर देते हैं, तो फिर हम वापस जाके उसको रीराइट करते हैं, और अगर हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, प्रीवियस लाइन वाज करेक्ट एंड द करंट लाइन इज नॉट, सो वी सिंपली यूज अ स्मॉल कमांड दैट व्हाट वी कॉल कंट्रोल जेड. So that is a kind of thing that's we generally call undo. तो मतलब जो भी हमने किया है उसको undo करना, और ये हम कई बार प्रेस कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली आप उसके जो भी साइड इफेक्ट आते हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं. तो हर एक टेक्स्ट एडिटर पे हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं रीडू एंड undo. Undo is like that कि it try to mitigate the action which you just taken, which means that कि जो recent action आपने लिया था वो उसको delete कर देगा या उसको erase कर देगा. That is what we call an undo. So whatever the activity you recently did is being removed by this undo, and if you really want to put that activity again, so that's what you can do. That's you can do by redo. तो अगर आप लोगों ने इस चीज को काफी लंबे समय तक किया है, मींस यू हैव टेकन 3-5 एक्शंस एंड देन यू ट्राई टू अंडू देम, तो आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी ऑन द टेक्स्ट एडिटर कि जो काम हमने रिसेंटली किया है सबसे पहले वो अंडू होता है, उसके बाद जो काम किया था वो अंडू होता है, उसके बाद जो काम किया था वो अंडू होता है. यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ अंडूइंग है दैट इज कम्प्लीटली अपोजिट द सीक्वेंस ऑफ द एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन द एडिटर. तो ये दो बेसिक एप्लीकेशन हैं जो आपने कई बार फील की होंगी, और यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि जिस ऑर्डर में हम एक्शंस लेते हैं या जिस ऑर्डर में हम पेजेस को विजिट करते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में हम उन चीज़ों को अंडू कर पाते हैं या पेजेस को विजिट कर पाते हैं. सो बेसिकली दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ एक्सेसिंग वी जनरली कॉल लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, विच मीन्स दैट द एक्शन विच वॉज परफॉर्म फर्स्टली will we undo on the last, or you can say the page which was visited lastly will get on the first while doing the backward operation. So these kind of operations you have seen while working with browsers and editors. क्वेश्चन ये आता है, कभी आपने सोचा है कि इस सारी चीजों को हम कैसे मैनेज करते होंगे? तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली कि ये सब काम करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. तो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज हम लोग देख रहे थे जहां पर हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड बटन के बारे में बात करें ब्राउजर के ऊपर या एडिटर के ऊपर रीडू या अंडू की बात करें, तो हमें पता चलेगा कि हम एक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं स्टैक.
तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक सिर्फ एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इन विच द एलिमेंट आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम वन एंड। और जब हम उसको इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस देते हैं जहां पर कि हम बोलें कि द एलिमेंट कैन ओनली बी डिलीटेड एंड इंसर्टेड वन एंड, that give us a new kind of access pattern, and that access pattern is generally known as last in first out or first in last out। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक ये स्टैक ऑफ बुक्स रखा हुआ है। तो जो बुक मैंने सबसे पहले रखी होगी ऑन द टेबल वो सबसे नीचे है, और जो बुक मैंने सबसे लास्ट में रखी होगी ऑन द बुक वो सबसे ऊपर है। अब अगर मैं आपको एक रिस्ट्रिक्शन दूं कि आप एक ही बुक को एक समय में उठा सकते हैं, तो यू कैन इमेजिन the last book which you have put over the stack of books will be the first that you will pick। यानी कि जो सबसे आखिर में जो बुक रखी गई थी इस स्टैक के ऊपर वो आप सबसे पहले उठाएंगे, और इस टेबल के ऊपर जो सबसे पहले बुक रखी गई थी वो सबसे आखिर में उठाएंगे। एंड दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स वी जनरली कॉल stack। This kind of pattern we generally achieve through stack, and this kind of access pattern we generally define through last in first out or first in last out। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसका एक्सेस पैटर्न आएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। जैसा कि हम रोज डिस्कस कर रहे हैं और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज व्हिच डिफाइंस द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी एंड डिफाइन द एक्सेस पैटर्न ऑफ द डेटा। तो अभी तक हमने जो डेटा स्ट्रक्चर्स देखे थे लाइक एरे एंड लिंक लिस्ट, उसमें हमने बहुत स्पेसिफिक एक्सेस पैटर्न डिफाइन नहीं किया था। वी वर एबल टू insert any element at any place, we were able to access any element at any time, we were able to delete any element from any point, we were able to update any element at any location। But now we are starting to put restrictions and really moving towards to making data structures where we define the type of value as well as the way in which the values can be accessed, which means we are defining the access pattern of the unit। So when we define a stack, it comes under the category of linear data structures, which is having an access pattern of first in last out or last in first out। So I was talking about this new data structure, and for me, this is the most popular data structures, and it is heavily used with most of the applications। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया कि we know the two popular applications जिसके साथ हम हमेशा काम करते हैं, means either we are working on editor or we are working on internet browsers। Now these two applications are really facilitated with the use of stack data structures by implementing the two most popular activities, what we call a forward and backward button on over an internet browser, and applying a redo and undo kind of activities on a text editor। So now in the future you will also know that stack is a very popular and very useful kind of data structures and has a very wide applications, especially in the development of other applications। Most of the applications like we run through this stack, and today we are going to discuss about this। We are going to discuss what kind of operations that stack is supported and how you can perform them, and how you by using the two popular tools that we have discussed in last 2 days, one we call array and second we call linked list। जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों से बोला था कि linked list और array, for me they are not data structures, basically they are the tools to implement the data structure। So now from this particular day we will use these tools to implement the linear data structures, like we will use them to implement stack, we will use them to implement queue, that we have seen that queue and stack are the two linear data structure। So now we will see one by one that how you can implement stack through array and how you can implement through linked list। Now hopefully you know, and I assume that you already know that how we can make array through list, especially in case of Python, and simply I also assume that you know that how you can build a linked list using Python। Now today we will drive both these concepts to implement stacks in Python, and we create an abstract data type that comes with some functions। We will learn what are these functions, like what are the different operations that stack supports। So we will see one by one। So I hope the stack concept is clear, and due to its applicability, due to its this easiness, I think this is one of the most popular and efficient data structures that we have in computer। And in the future also you will see that it has a wide range of applications in the development other programs। So now when we talk about the various kind of operations that we carried out over an stack, so we generally come up with certain level of terminology
तो फिर यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी अलर्ट है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम नॉर्मली 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ: इंसर्शन, ट्रैवर्सिंग, डिलीशन एंड अपडेशन. आई एम रिपीटिंग एंड बिकॉज आई डिड चेंज द ऑर्डर, so I am saying this: traversing, insertion, deletion and updation. So now these 4 operations comes with a new terminology, especially with when we read a particular data structure. So when we read about the stack, now these operations known as with certain different words, and those words are known as push, pop, peek, isempty and length. When we say push, that means we are going to insert a new item into the stack. And as we know that item can only be inserted at one end, so push is going to happen at one end. Like in this diagram, you can see that we have a stack of some papers. And now if I have a new paper which I want to insert, I can only insert it at the top of the last one. So this is what we call a push operations. Basically, this is known as a push, and this is nothing but an insertion of an item into a stack. Now, previously, when we were discussing about array and linked list, we have seen that we have a variety of insertion operations. Like we can insert in the beginning, we can insert at the end, we can insert in the middle. But in the stack, we have restricted ourselves. We have put some constraint, and we are saying that the insertion can only be take place at the top. Means where you have inserted the last element, now you have to insert it again. So basically now insert will be on a one type, and that kind of insert we are denoting with a new name, what we call a push here. Okay. So I'm coming back to my discussion. Like I will tell you what are the advantage, I will tell you what are the disadvantage, but let's first be complete what are the theory behind and what are the concept behind the stack. जैसा कि हम बात कर रहे थे, स्टैक में हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि हम जो इंसर्शन होगा वो किसी एक ही एंड पे कर पाएंगे. उसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिलीशन ऑपरेशन की, तो इन एरे और लिंक लिस्ट वी हैव अ वैरायटी ऑफ डिलीशंस. लाइक वी कैन डिलीट फ्रॉम लास्ट, वी कैन डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, वी कैन डिलीट फ्रॉम मिडिल. बट हियर अगेन वी हैव रिस्ट्रिक्टेड अवरसेल्फ दैट वी विल डिलीट फ्रॉम द टॉप इटसेल्फ. मींस जिस एंड से हम इनपुट कर रहे हैं उसी एंड से हम डिलीट करेंगे. एंड हियर द डिलीट ऑपरेशन कम्स विद अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट वी कॉल अ पॉप. So pop is equivalent to delete, push is equivalent to insert. So as I said you that data structures majorly perform 4 operations like traversing, insertion, deletion and updation. Similarly, we are going to look one by one each of them. So push is like insertion, pop is like deletion. Now there is another operation that we call a peek. This is like a traversing where you want to know what element is at the top of the stack. So basically when you call a peek operation, it returns the top value of the stack. So if you, let's suppose you have a stack of these papers, so when you call a peek, basically it is going to return this pink paper to you, and that is the value of that particular element. So peek is kind of a traversing where you want to know what type of value is at the beginning or what type of value is at the top of your stack. So these are the 3 major operations that we generally perform, and these are equivalent of traversing, insertion and deletion. When we talk about update, so like if you want to update that, there is only one way, that you need to delete that element and insert the new element for that. So we cannot say that you cannot access any element randomly. So we say that we cannot update any element easily in that. इसमें टॉप एलिमेंट ही विजुअल होता है ये नहीं कहेंगे हम, ये टॉप एलिमेंट ही एक्सेसिबल होता है वेरी फर्स्ट एक्सेस में, हम ऐसा कहेंगे. और चूंकि हम पहली बार में केवल टॉप को ही एक्सेस कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम एक समय में एक ही एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विजिबल होगा. नाउ तो दीज आर द फर्स्ट 3 ऑपरेशंस व्हिच आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर स्टैक, कि हम इंसर्ट कर पाएं, हम डिलीट कर पाएं और हम उसके टॉप एलिमेंट की वैल्यू को पता कर पाएं. इसके अलावा 2 और ऑपरेशंस होते हैं जो हमें कहना चाहिए कि वो एसेंशियल तो नहीं है, लेकिन वो बाकी ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी होते हैं, जो कि आपने नीचे देख रहे होंगे. वेयर आई हैव चेंज द कलर ऑफ दीज 2 ऑपरेशंस. व्हाट वी कॉल isempty and second we call a length. Now isempty is a kind of operation which tells you whether a stack is empty or not. So if there are no elements in the stack, we call isempty is true. If there are some element in the stack, we call isempty is false. So basically isempty is a kind of operation which give us the information that a stack has some element in it or not. And second is a length. So we know like length is like the number of elements present in the list, or this
sometimes known as the size of a stack also. So if you are like keeping elements one by one in the stacks, now if you want to count them, that count it will be stored in the parameter what we call a length. So this length is a kind of attribute. I would not call it as a function. It is a kind of attributes that basically tells you about the number of elements present in the list. And isempty is a kind of method that tells you whether the stack has any element within it or not. Sir, is a stack is a dynamic allocation of memory? No, it is not a dynamic allocation of memory. We will see that how it is different from static and dynamic. Basically, the way in which you implement this is come as whether it is a static or a dynamic. तो अगर आप इसको स्टैक को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो स्टैटिक एलोकेशन के थ्रू आएगा, और अगर आप इसको लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो डायनेमिक मेमोरी की तरह आएगा, बिकॉज हमें पता है कि लिंक लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, या हम कहें कि हम किसी भी नोड को डायनेमिकली फिर से क्रिएट कर सकते हैं और उसको लिस्ट में ऐड कर सकते हैं. ओके, मैं प्लीज को पीक को एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आई गेस पुश इज क्लियर. पुश इज लाइक इंसर्ट एलिमेंट इनटू स्टैक, कि हमें जब एक नया एलिमेंट इनपुट देना हो तो हम पुश करेंगे, जब हमें एलिमेंट डिलीट करना हो तो हम पॉप करेंगे. और हम डिलीट चूंकि टॉप से ही कर सकते हैं, तो जैसे ही हम पॉप करेंगे तो आप इन फंक्शंस के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि जब हम पुश करेंगे तो उसमें हम एक आर्गुमेंट डाल रहे हैं, दैट इज द वैल्यू विच इज द आइटम दैट वी वांट टू इंसर्ट. और जब हम पॉप करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक हम उसको डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट हमेशा टॉप से ही होगा, तो वो ऑटोमेटिकली टॉप आइटम को डिलीट कर देगा. पीक जो है, पीक बेसिकली एक फंक्शन है जो टॉप पे जो एलिमेंट है वो उसको रिटर्न करेगा, उसको डिलीट नहीं करेगा. वो केवल ये बताएगा कि इस समय स्टैक के टॉप पे कौन सा आइटम प्रेजेंट है. जब हम पॉप कॉल करेंगे तो वो आइटम को डिलीट कर देगा, मतलब वो आइटम वहां से रिमूव हो जाएगा. लेकिन जब हम पीक करेंगे तो वो आइटम रिमूव नहीं होगा, केवल और केवल उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी कि ओके स्टैक में इस समय पर ये आइटम टॉप पे है. ओके, so this is the basic difference between pop and the peak, and these are the 5 major operations that we generally perform with stack. And as I said that we have two different way to implement the stacks. Like we can implement through array. Let me on my annotator. Okay. So here you can see this is a kind of implementation that you find with when you try to implement a stack through an array. So you have like because we know that in array no output of the peak and pop will be the same, but the situation of stack has changed. तो जब हम पॉप कॉल करेंगे तो स्टैक में से एक एलिमेंट कम हो जाएगा, आउटपुट में वो एलिमेंट जाएगा, दैट इज ओके. पीक जब हम कॉल करेंगे तो स्टैक की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो उतने ही रहेंगे, केवल एलिमेंट की इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम स्टैक को एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जब हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एरे की प्रॉपर्टीज को लेके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो एरे की प्रॉपर्टी क्या है भाई? तो एरे की प्रॉपर्टी है कि उन्हें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए. तो आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूअसली 1 by 1 एक ही जगह पे स्टोर होते हुए चले जा रहे हैं. दूसरी एरे की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इसकी साइज जो होती है वो कांस्टेंट होती है. तो हमें एरे स्टैक की साइज भी लिमिट आउट करना पड़ेगी. तो जो कैरेक्टरिस्टिक एरे की है वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैक, इफ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू विथ एन एरे. तो बेसिकली जब हम एरे से स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट्स रियली वेरी बिकम इजी, स्पेशली एज पर द कोड इज कंसर्न, but it comes with a disadvantage that it requires to have a continuous memory allocation and the size is constant. तो दूसरा ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको एरे से इम्प्लीमेंट ना करते हुए लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करें, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं. और लिंक लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगी. तो जब हम बात कर रहे हैं लिंक लिस्ट की, तो हमने देखा था कि लिंक लिस्ट बेसिकली जो भी डिसएडवांटेज है एरे के उनको खत्म करती है. तो एरे के डिसएडवांटेज क्या है? तो एरे का डिसएडवांटेज ये है कि उसको कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए. तो लिंक लिस्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि उसको कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए. तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हर एक नोड को हमने अलग अलग मेमोरी के लोकेशन पर स्टोर किया हुआ है, और उनके बीच में एक रेफरेंस के थ्रू, एक रेफरेंस फील्ड के थ्रू उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रखी है. दैट्स व्हाई वी कॉल देम अ लिंक लिस्ट.
दूसरा लिमिटेशन क्या है एरे का कि भाई कांस्टेंट साइज होना चाहिए। अच्छा, कांस्टेंट साइज आती ही इस वजह से है क्योंकि हमें कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन देना है। तो चूंकि हमने यहाँ से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन की कंडीशन को, प्री कंडीशन को रिमूव कर दिया है, तो वो कांस्टेंट साइज वाली कंडीशन भी रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर आप एक डायनेमिक स्टैक की बात कर सकते हैं, जहां पर कि हम कह सकते हैं कि लेंथ को आप डायनेमिक रख सकते हैं, आप कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि लिंक लिस्ट को कन्वर्ट करना है स्टैक में, तो हमने देखा, और या एरे को कन्वर्ट करना है लिंक लिस्ट में, तो हमने देखा कि हम एरे में किसी भी एंड पर और इन बिटवीन इंसर्ट कर सकते हैं और कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, लाइक हम अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हम लिंक लिस्ट के बिगिनिंग से ही इंसर्शन देंगे और बिगिनिंग से ही डिलीट करेंगे, मतलब जो फंक्शंस कल हमने डिफाइन करे थे, इंसर्ट एट फर्स्ट एंड डिलीट एट फर्स्ट, अगर केवल हम वो दो ही फंक्शन रखें अपने प्रोग्राम में और बाकी सारे फंक्शन हटा दें, मतलब इंसर्ट एट एंड हटा दें, डिलीट इंसर्ट इन बिटवीन हटा दें और डिलीट एट एंड हटा दें और डिलीट इन बिटवीन हटा दें, आप देखेंगे कि जो पैटर्न हमने लिंक लिस्ट के लिए बनाया था वो स्टैक का पैटर्न हो गया, क्योंकि हम केवल उसके हेड से ही इंसर्ट कर रहे हैं और हेड से डिलीट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम, तो यहाँ पर बस टर्मिनोलॉजी, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि जैसे ही हम टॉपिक में जाते हैं टर्मिनोलॉजी अलर्ट आ जाता है और टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। तो जहां हम उस चीज को हेड बोल रहे थे वहां हम इसको टॉप बोलने लगेंगे बेसिकली। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनोलॉजी व्हेन वी डिस्कस बिटवीन लिंक लिस्ट एंड द स्टैक। तो द हेड इज इक्विवेलेंट टू टॉप। तो जैसे अब अभी मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और एलिमेंट ऐड कर दूंगा और उसका पॉइंटर दे दूंगा इसको, और ये टॉप है जो वो है वो नया एलिमेंट ऐड करने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो इंसर्शन किया वो एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट किया। अच्छा, ये लिमिटेशन है या ये कहें कि ये कंस्टेंट है स्टैक का, और इसके साथ अगर मुझे डिलीट भी करना है तो मुझे इसी एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो अब इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो इस एलिमेंट को मैंने उठा के पहले किसी वेरिएबल में कॉपी कर लिया और इसके जो रेफरेंस पॉइंटर में जो था, जो कि बेसिकली इसका एड्रेस था, उसको उठा के मैंने टॉप में रख दिया। तो टॉप जो हुआ वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाने लगा, अगले एलिमेंट को रेफरेंस करने लगा। तो ये मेरा पॉप ऑपरेशन हो गया। तो लिंक लिस्ट से जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा तो लिंक लिस्ट ने बेसिकली जो दो लिमिटेशन थे अपने एरे के और लिंक एरे के, उन दोनों को खत्म किया। और लिमिटेशन क्या थे, लाइक कि आपकी कांस्टेंट साइज और आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, और यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी। और अभी किसी ने पूछा था कि सर स्टैक इज अ डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, सो आई दिस इज नॉट लाइक इट इज अ डायनेमिक एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी। It will get a dynamic memory if it is implemented through linked list, because जब हम लिंक लिस्ट में काम करते हैं तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कंसेप्ट में आ जाते हैं। जितने नोड्स की रिक्वायरमेंट हमें होती जाती है हम डायनेमिकली उनको क्रिएट करते हैं और ऐड करते चले जाते हैं बाय एडिंग अ रेफरेंस फील्ड विद इन इट। सो बेसिकली आप देखेंगे कि जब आप अलग अलग तरीके से स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं। द मोस्ट प्रेफरेबल वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ स्टैक फॉर मी इज थ्रू लिंक लिस्ट, because linked list has the more power than array, especially when you are not having a prior information that how many number of elements will be added into that stack or not. तो ये क्लियर हुआ, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू स्टैक एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लिंक्ड लिस्ट। एरे से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस वी वर डिस्कसिंग, लाइक वी कैन इम्प्लीमेंट इट थ्रू एरे, वी कैन आल्सो इम्प्लीमेंट इट थ्रू लिंक्ड लिस्ट, and as you change the implementation accordingly the characteristics will change for the stack, क्योंकि एरे की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं और लिंक लिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। नाउ यू सी दैट दिस इज अ सिंपल पुश ऑपरेशन that you perform with stack. So like previously you have a stack, you can see here. तो ये आप ओरिजिनल स्टैक है which is originally comes with these four elements हैं like 1 2 3 4, और आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक टॉप पैरामीटर यूज कर रहे हैं that basically denoting the top of the stack. इस टॉप को हम इंडेक्स बोल सकते हैं, इस टॉप को हम हेड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर हम एरे में बात कर रहे हैं तो ये टॉप जो होगा वो इंडेक्स होगा, मतलब कि जहां तक एलिमेंट आ चुके हैं। और अगर हम ये लिंक लिस्ट में बात कर रहे हैं तो ये टॉप जो होगा वो हेड को डिनोट कर रहा होगा। अभी अब मुझे यहाँ इंसर्ट करना है, मीन्स मुझे एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एज यू कैन सी, तो पुश हम कैसे करते हैं कि हम एक आइटम लेके आते हैं और हम उसको पुश कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर 5 को पुश करना है, तो हाउ कैन आई पुश दिस। तो अगर मैं इसको एरे से इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने टॉप को बढ़ा के क्या कर दिया, टॉप +1 कर दिया, लाइक
तो 8 से 9। तो अब क्या हो गया कि ये जो इंडेक्स है वो एक नई जगह पे इम्प्लीमेंट करने लगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब हम एरे की बात करेंगे तो वो एक लिमिटेड साइज के साथ आएगी। तो मान के चलो ये एरे की साइज 6 है और इसमें अभी कुछ 6 ही सॉरी 4 ही एलिमेंट है, बट कैपेसिटी जो है वो 6 की है। ओके, तो अभी मैंने टॉप को इंक्रीमेंट किया और फिर मैंने इसमें एक नया एलिमेंट ऐड किया विच इज अ 5 दैट यू कैन सी। तो अब क्या होगा, टॉप बेसिकली 5 को पॉइंट करने लगेगा बिकॉज नाउ दिस इज बिकम द टॉप एलिमेंट ऑफ योर स्टैक। और अभी एक और जगह खाली है बेसिकली। तो अभी मुझे मान लो एक और एलिमेंट ऐड करना होगा, तो फिर से मैं टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा और यहाँ पर एलिमेंट करूंगा एंड दिस इज द लिमिट। और अब अगर मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करूं वेयर आई वांट टू ट्राई टू एग्जीक्यूट पुश शेबन with this, now you see as I started to add it here, तो जैसा कि हमने देखा कि एरे की लिमिटेशन होती है कि उसकी एक फिक्स साइज होती है। तो हमारी साइज जो थी वो 6 की थी, बट वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट द 7th एलिमेंट। तो इस केस में एक एरर रेज होती है जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एरर दैट वी रेज व्हाइल वी ट्राई टू पुश एन एलिमेंट इन ऑलरेडी फिल्ड स्टैक। तो अगर स्टैक अपनी लिमिटेशन पे पहुंच चुका है, स्टैक अपनी साइज को पूरा कर चुका है, तो ये ओवरफ्लो एरर आएगी अगर हम उसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे। तो ये एरर केवल तब आती है जब हम स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट करते हैं और एरे की साइज जो होती है वो डिफाइन होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये एरर केवल तब आएगी जब हम स्टैक का इंप्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग एरे। लेकिन अगर हम स्टैक को यूजिंग लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो वी आर फ्री एंड वी विल नेवर गेट दिस काइंड ऑफ जस्ट वेट फॉर मिनट, वी विल नेवर गेट सच टाइप्स ऑफ हम उसकी साइज डिसाइड नहीं कर रहे हैं। साइज तो जब हम उसको बनाएंगे एरे, तो जब जो एरे हम उस स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे वो एरे की साइज ही उस स्टैक की साइज को डिफाइन करेगी। और चूंकि एरे में जो साइज होती है वो कांस्टेंट साइज होती है, तो बाद में हम उसको अल्टर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो एरर है जो मैं बात कर रहा था ओवरफ्लो, ये एरर आपको तब मिलेगी जब आप स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ओके, सो लेकिन जब हम स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो चूंकि लिंक लिस्ट में आप देखेंगे कि ये साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है। मीन यू कैन ऐड as many number of element that you want to add, so there will be no overflow kind of error that you get in linked list. Okay. So now let's talk about what we call pop operation. And the pop operation is like when you want to delete it. So again हमने देखा कि इस टैग में हम केवल एक ही एंड पे इंसर्ट कर सकते हैं और एक ही एंड से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां आपने इंसर्ट किया था उसी एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। तो अभी रिसेंट जो ऐड किया था वो 5 है एंड दैट वी आर गोइंग टू डिलीट इट। सो इफ इट इज अ केस ऑफ लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे, तो आप क्या करेंगे, पहले इस पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल, लेट सपोज मैंने ए रखा, और उसके बाद में क्या करूंगा, इस टॉप को डिक्रीमेंट कर दूंगा, दैट सिंपल। सो टॉप इज नाउ बिकम टॉप -1। तो जैसे ही ये टॉप -1 बनेगा तो अब ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा और ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि नाउ योर स्टैक इज नो लॉन्गर पॉइंटिंग टू दैट एलिमेंट एंड योर टॉप इज बिकम द टॉप -1. So by performing this simple one line extension, what we can do, we can implement the pop operation. Now with the pop, if you try to remove one by one, and let's suppose you reach to this point where your top is representing this location where it is pointing 1 as the top element, and then you perform one more pop operation. तो जब हम वन मोर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास एक नया स्टैक आएगा जिसकी लेंथ बेसिकली 0 हो जाएगी और हम ये कहेंगे कि नाउ दिस स्टैक हैज नो मोर एलिमेंट लेफ्ट। तो इसके अंदर और कोई एलिमेंट नहीं है इस समय पे। और अगर मैं इस समय पर मान के चलो एक बार और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक एम्प्टी स्टैक से एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चूंकि वहां एलिमेंट है ही नहीं है तो वो एक्सेस होना ही नहीं है। तो उस समय पर हम एक और एरर रेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है स्टैक की। तो बेसिकली जब हम स्टैक के बारे में बात करते हैं तो हम पुश के बारे में बात करते हैं, हम पॉप के बारे में बात करते हैं, हम पीक के बारे में बात करते हैं, हम ओवरफ्लो के बारे में बात करते हैं, हम अंडरफ्लो के बारे में बात करते हैं।
तो ये टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है आप लोगों को। तो अंडरफ्लो इज अ काइंड ऑफ एरर विच अकर्ड व्हेन you try to perform a pop operation in an empty stack। तो अगर हम किसी खाली स्टैक में से भी आइटम को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो अंडरफ्लो की एरर रेज होगी। और जब हम ऑलरेडी फिल्ड स्टैक में एक और एलिमेंट डालने की कोशिश करेंगे तो हम ओवरफ्लो की एरर को रेज करते हैं। तो बेसिकली ये होता है ना। ओवरफ्लो जो होता है वो केवल तब जनरेट होगा जब हम स्टैक को थ्रू एरे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि वो साइज लिमिटेशन के साथ आता है। वहां पर हम कहते हैं कि एरे की साइज कांस्टेंट होती है और उसको हम डायनेमिक नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम स्टैक को लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे देन वी कैन इजीली अवॉइड दैट ओवरफ्लो सिचुएशन। लेकिन अंडरफ्लो दोनों केस में एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू एक्सेस एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक यू विल गेट दिस अंडरफ्लो एरर। तो अंडरफ्लो की जो एरर होगी वो आपको दोनों सिचुएशन में मिलेगी, वो चाहे आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करें या चाहे आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करें। So this is the second operation that we perform with an array, and that is what we call pop, which is nothing but a deletion of a top element from the array, from the stack, sorry, not array. And this is what we call a peak. So peak is very much similar to the pop. The only difference is that it will not delete the element. It only gives the copy of that element to the output. So if anyone wants to know which element is at the top of the stack, then we will call this peak element. Is there a method to remove overflow and underflow error while implementation in error? No, there is no method through which you can remove that. Basically, these are not errors. These are the situations that can exist while working with a stack. Situations like you are trying to access an element through empty. Sir, please can you explain can you implement once overflow and underflow while linked list and array? Yes, I'll show you, no problem. Wait. या ओवरफ्लो की एरर को हम लिंक लिस्ट के थ्रू हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं बेटा, ओवरफ्लो की एरर को अंडरफ्लो नहीं हटा सकते। So one situation where peak is used, like, so there are many situations where you want to get the information who is the next. और जब हमें ये पता करना हो who is the next but we are not trying to operate it, तो हम पीक का इंफॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लो आप so like you are performing some operations like और आप कोई भी एक प्रॉब्लम पे सॉल्व कर रहे हो जो स्टेप बाय स्टेप में वो प्रोसेस होती है और बाद में आप उन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहोगे इन अ रिवर्स ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग। तो उस केस में हमें ये पता करना है कि हम किस पर्टिकुलर स्टेप पे हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाली है। वी आर नॉट ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस बट वी वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोसेस। उस समय हम पीक का यूज करेंगे दैट टेल्स अस which is the next that will pop up, और ये कहें कि वो अगला एलिमेंट कौन सा होगा जो बाहर निकल के आएगा जब हम डिलीट करेंगे या जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो पॉप और पीक में केवल यही डिफरेंस है कि पॉप उस एलिमेंट को एक्सेस करेगा और वहां से रिमूव कर देगा, पीक केवल उस एलिमेंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा लेकिन अपने स्टैक से उसको डिलीट नहीं करेगा। Now when we talk about the applications of stack, you can see जैसे ये दो एप्लीकेशंस हमने डिस्कस कर ही ली हैं कि हम ब्राउजर नेविगेशन में इसको यूज करते हैं। हम किसी भी एडिटर में जब हम रीडू अंडू काइंड ऑफ थिंग्स की बात करते हैं तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने रिकर्शन पढ़ा था एक्चुअली, तो स्टैक का जो बेसिक यूज होता है द पॉपुलर यूज इज व्हाट वी कॉल इन रिकर्शन। तो जैसे मान के चलो कि हमने एक रिकर्शन में फंक्शन बनाया था, इफ यू कैन नो, एंड दैट फंक्शन नेम एज फैक्ट। I'm not going to write this whole function, but how this is evaluated is like it is evaluated like 5 into fact 4, and then the fact 4 is evaluated like 4 into fact 3, and this way like it goes up to when you lastly find 1 into fact 0. So this is a kind of execution pattern you will get when you try to implement a factorial problem using recursion. तो अगर आपको 5 वेरिएबल का फैक्टोरियल चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले 5 फिर फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट करेंगे, फिर 4 फिर फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट करेंगे, लाइक वाइज दिस। नाउ इसको देख के आप ये समझ पा रहे हो कि जब तक ये फंक्शन अपनी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा तब तक हम ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, और जब तक ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं जाएंगे, फिर वो एवेल्युएट होगा, फिर और आगे जाएंगे, फिर वो एवेल्युएट होगा। मतलब जब तक फैक्ट 3 एवेल्युएट नहीं होगा
तब तक हम ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे और फिर हम उसको यहाँ रिप्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फंक्शंस आर कॉलिंग वन बाय वन इन रिकर्सिव ऑर्डर विद वन अनदर दैट एक्चुअली कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जब हम फंक्शन कॉलिंग में जा रहे थे तो हमने सबसे पहले फंक्शन कॉल किया fact5। तो हमने सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया fact5 और इसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। इसके बाद जो अगला फंक्शन कॉल हुआ वो बेसिकली fact4 हुआ, तो इसको भी हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर अगला fact3 हुआ होगा तो उसको भी हमने स्टैक में पुश कर दिया। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये पुश करते करते हम आ गए कहाँ पे, जब हमने फैक्टोरियल 0 वाले फंक्शन को कॉल किया। अब जब एग्जीक्यूशन की बारी आई, एग्जीक्यूशन मीन्स व्हेन इट रिटर्न्स द वैल्यू, तो सबसे पहले वैल्यू किसने रिटर्न करी, fact0 ने रिटर्न करी, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो फिर ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा। और ये एक्सप्रेशन बेसिकली किसने कॉल किया था, fact1 ने कॉल किया था, तो fact1 एवेल्युएट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो एवेल्युएट होने वाला फंक्शन होगा वो जो सबसे लास्ट में हमने स्टैक में पुश किया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो रिकर्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बेसिकली स्टैक से होता है। तो जिस ऑर्डर में हम फंक्शन को कॉल करते हैं उनका कंप्लीशन उसके रिवर्स ऑर्डर में होता है। मतलब सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल किया 5, फिर हमने 4, फिर 3 और सबसे लास्ट में हमने कॉल किया था फंक्शन 0। लेकिन जब उनका कंप्लीशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले कंप्लीट होने वाला फंक्शन था 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। So that's how you can understand like how we can evaluate a recursive function with the help of stack. तो जब भी हम recursive definition लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, वो recursive definition basically compile या कहें execute की जाती है with the help of recursion in compiler or in programming world. So this is the third application through which you can understand that how we can evaluate the recursion. The next is mathematical expression evaluation. Now, when we talk about mathematical expression evaluation, basically जब हम mathematical expression लिखते हैं तो हमने देखा कि expression को हम लिखते हैं like मुझे लिखना है 3 plus 4 into 2 minus 1. If I ask what is the result of this particular expression, anyone can answer like this is 4 into 2, like it is equals to 10. And it looks very easy because we are human beings. But when we try to execute this expression into a computer, तो कंप्यूटर में तो हम एक समय में एक ही चीज को इनपुट दे सकते हैं। तो मान के चलो अगर मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द लेफ्ट, तो सबसे पहले रीड हुआ 3, फिर रीड हुआ 4 प्लस, फिर रीड हुआ 4। तो हमें पता है कि जो एडिशन होता है वो बाइनरी ऑपरेंड होता है। तो कंप्यूटर क्या गलती करेगा कि जैसे ही उसको सेकंड ऑपरेंड मिलेगा वो इसको इवैल्यूएट कर देगा। उसको बना के उसने 7 बना दिया, फिर उसको अगला ऑपरेंड मिला कितना, इंटू, और फिर उसको मिला 2 तो उसने इसको भी इवैल्यूएट कर दिया, तो ये कितना हो गया 14। फिर उसको नेक्स्ट सिंबल मिला माइनस, फिर उसको मिला 1 तो उसने उसको इवैल्यूएट किया 13। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने एक इनफिक्स एक्सप्रेशन या एक नॉर्मल एक्सप्रेशन जिसमें हम बात करते हैं, जब हम उसको इनपुट में देंगे तो कंप्यूटर उसको इवैल्यूएट करेगा 13, बट वी नो दैट दिस इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज डिफरेंट ऑपरेटर हैव डिफरेंट प्रेसिडेंट लेवल। तो हर एक ऑपरेटर का अपना प्रेसिडेंट लेवल होता है और वो उसी हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। आई एम राइटिंग इट अगेन। तो इसको करने का तरीका क्या हुआ, कि क्या हम इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। इनफिक्स इज नॉट द राइट ऑप्शन टू प्रोसेस विथ मशीन, क्योंकि जब हम इनफिक्स प्रोसेसिंग में जाते हैं तो मशीन उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाती, और ये अभी आपको मैंने एक एग्जाम्पल से दिखाया कि वो उसको गलत करती है। ऑल्दो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इनफिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको या तो हमें प्रीफिक्स फॉर्म में बनाना पड़ेगा या हमें इसको पोस्टफिक्स में बनाना पड़ेगा। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जहां पर हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एंड ऑल दिस, बट ये भी एक्चुअली स्टैक की ही एप्लीकेशन है और ये हम स्टैक के थ्रू ही करते हैं। तो स्टैक के थ्रू हम क्या करेंगे, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में जाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, इसका सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आप देख पा रहे होंगे जो ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन। इसका बनेगा क्या, 4 into 2। सबसे पहले हमने इसको 3 लिखा, फिर हमने लिखा प्लस, तो हमने उसको पुश कर दिया, फिर हम अगले ऑपरेंड की तरफ गए, फिर हम अगले ऑपरेंड की तरफ गए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ गए, फिर हम प्लस की तरफ गए, फिर हम 1 की तरफ गए, फिर हम माइनस की तरफ गए। ये एक तरह का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। और जब मैं इसको इवैल्यूएट करने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या, इसको इवैल्यूएट भी हम स्टैक के थ्रू ही कर सकते हैं। तो स्टैक हैज नॉट ओनली द एप्लीकेशन वेयर वी कैन कन्वर्ट इट टू फ्रॉम लाइक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, बट इट इज ऑल्सो यूज टू इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे
तो हम सबसे पहले 3 को स्टैक में पुश करेंगे, फिर हम इवेलुएट करेंगे तो 4 को पुश करेंगे, फिर हम इवेलुएट करेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रिंग 2 को पुश करेंगे, और जैसे ही हमें ऑपरेटर सिंबल मिलेगा बेसिकली, तो हम इस स्टैक के टॉप टू एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमें यहाँ इनटू मिला, तो हमने क्या किया, इसके टॉप 2 एलिमेंट को एक्सेस किया और उनके ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो जब ये टॉप 2 ऑपरेशन के ऊपर ये अप्लाई हुआ, तो ये 4 × 2 बन के क्या हो गया, 8। तो जो नया स्टैक हो गया उसके अंदर अब क्या आ गया, बॉटम लाइन में 3, उसके बाद आ गया 8। फिर जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें एक और ऑपरेटर मिला, दैट इज प्लस। तो जैसे ही हमें एक और ऑपरेटर मिला, हमने फिर इसके टॉप के 2 एलिमेंट को उठाया और फिर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो जैसे ही हमने दो को उठाया तो हमें मिला 3 + 8 विच इज इक्वल टू 11। तो ये दोनों की जगह पे क्या आ गया, 11 आ गया। अगली बार में हमें 1 मिला तो वो हमने यहाँ पुश कर दिया। फिर हमें एक और ऑपरेंड मिला तो फिर हमने इसको फिर इवेलुएट किया, दैट इज 11 - 1, दैट विल गिव यू द 10। तो फाइनली स्टैक के पास जो एलिमेंट बचेगा, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग stack. So stack is not only used to convert an infix expression into postfix, but it also used to evaluate those postfix expression. I guess this is clear. Now next application is like reverse of the string. तो आप जो भी string है, मान के चलो मैं बात करता हूँ v, okay, what should I call? I call Bhopal. So when I have this string and I want to get the reverse of this string, तो मैं क्या करूँ, इसको जिस ऑर्डर में मैं रीड कर रहा हूँ उस ऑर्डर में मैं इसको पुश करता चला जाऊं। तो पहले B आया, मैंने उसको पुश कर दिया, फिर H आया, मैंने उसको पुश कर दिया, फिर O आया, मैंने उसको पुश कर दिया, फिर P आया, मैंने उसको पुश कर दिया, और फिर L आया तो मैंने उसको पुश कर दिया। अब जब ये पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई, देन आई कैन स्टार्ट पॉपिंग देम आउट। सो आई गेट फर्स्ट L, देन P, देन O, देन H, देन B, and now you see that the string has got reverse when we apply it through stack. So stack can also be used in like reverse of a string. Now next is the parenthesis matching. That is a very popular application of. तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम C या C++ के प्रोग्राम लिखते हैं और हम कभी स्मॉल ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल जाते हैं, तो हमें एक सिंटैक्स एरर आती है। तो क्वेश्चन ये है कि सर वो सिंटैक्स एरर आती कैसे है, या कंपाइलर उसको कैसे समझता है कि ये सिंटैक्स एरर है और कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं। तो ये भी बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो हम स्टैक के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पैरेंथेसिस प्रॉब्लम की, तो हमें पता है कि जो पैरेंथेसिस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में आते हैं। मतलब अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, फिर मैं एक पैरेंथेसिस लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, फिर एक पैरेंथेसिस लगाता हूँ, फिर एक क्लोज पैरेंथेसिस लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, फिर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, फिर मैं क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर मैं ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। तो बेसिकली जब भी हम पैरेंथेसिस की बात करते हैं, पैरेंथेसिस जो होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, जहाँ पर हम ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस या क्लोज कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। और जब हम उनके ऑर्डर की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो क्लोजेस्ट है वो उसका पेयर पार्ट है। मतलब अगर मैं यहाँ इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाता चला जाऊं और फिर यहाँ के बाद मैं क्लोज पैरेंथेसिस की बात करूं और फिर आप देखेंगे तो पेयर बनाऊंगा, तो ये एक्चुअली वन पेयर होगा। तो बेसिकली द वन विच अपीयर्ड the nearest is supposed to be the pair of the first, and this particular pattern is evaluated through stack, जहाँ पर हम उसको लेके चलते हैं। तो एक तरफ तो हम क्या करते हैं, जब हम स्टैक के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, तो एक तरफ तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे ओपन ब्रेसेस मिलते हैं हम उनको स्टैक में पुश करते हुए चले जाते हैं। जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करूं, तो जैसे ही मुझे ओपन कर्ली ब्रेसेस मिला मैंने उसको पुश कर दिया, ठीक है। फिर मुझे एक और स्मॉल कर्ली ब्रैकेट्स मिला, उसको मैंने पुश कर दिया। लेकिन जैसे ही मुझे क्लोज कर्ली ब्रेसेस मिलेगा तो मैं यहाँ से पॉप करूंगा और देखूंगा कि वो उसका पेयर है कि नहीं। अगर वो उसका पेयर है तो मैं कंटिन्यू करूंगा, फिर मुझे अगला मिला तो ये चला गया क्योंकि मुझे इसका पेयर मिल गया था, और फिर अगला एलिमेंट यहाँ जो आया वो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, फिर मुझे उसका पेयर मिला तो मैंने फिर इसके टॉप से कंपेयर किया और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर मुझे क्लोज मिला तो फिर मुझे इसके टॉप से लिया उसको। अगर ये प्रोसेस बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी प्रॉब्लम के रन होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है दैट कम्स विद अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ पैरेंथेसिस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान के चलो कि अब हम दूसरा सीन क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे मान के चलो कि मैंने यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस दिया, फिर मैंने एक और ओपन ब्रेसेस दिया, फिर ओपन ब्रेसेस दिया, और फिर मैंने ये क्लोज स्मॉल ब्रैकेट दिया और फिर कर्ली ब्रेसेस दिया। तो जब मैं इसमें चल रहा हूँ, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेस करने जाऊंगा, तो सबसे पहले मैं ओपन कर्ली ब्रेसेस को इनपुट में दूंगा, फिर ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स को इनपुट में दूंगा, और फिर एक और ओपन ब्रैकेट को स्मॉल इनपुट में दूंगा। क्योंकि जब भी मुझे ओपन ब्रैकेट मिलेगा मैं उसको मिस करूंगा, पुश करूंगा अपने स्टैक में, और जैसे ही मुझे क्लोज मिलेगा तो मैं उसके टॉप के एलिमेंट को एक्सेस करके कंपेयर करूंगा वेदर आई एम गेटिंग अ पेयर और नॉट।
तो बेसिकली जैसे ही मुझे ये मिला तो मैंने इसके टॉप के एलिमेंट को एक्सेस किया और मैंने इसको पेयर किया, ओके पेयर मिल गया, मैं आगे बढ़ा। फिर मुझे दूसरा कर्ली ब्रेसेस मिला, क्योंकि ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है तो मैं अगले टॉप को एक्सेस करूंगा विच इज द स्मॉल कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैच नहीं हुआ। जब ये मैच नहीं हुआ तो हम इसको बोलेंगे अनबैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। तो आपके प्रोग्राम में ये बैलेंस पैरेंथेसिस या पैरेंथेसिस चेक करने की इम्प्लीमेंटेशन भी हम स्टैक के थ्रू ही करते हैं बेसिकली। अगली एप्लीकेशन जो है वो HTML है, जिसको HTML CSS या वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज हो तो, या हम कहें मार्कअप लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज हो तो हमें पता है कि हम मार्कअप लैंग्वेजेस को टेक्स्ट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मुझे हेडर लिखना है तो व्हाट शुड आई डू, आई फर्स्ट राइट हियर H1 and then after some line I will put a close tag of this by applying this slash and H1 also। तो जैसे हम कर्ली ब्रेसेस को, स्मॉल ब्रेसेस को या स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंपेयर कर रहे थे, वैसे हम टेक्स्ट को भी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। और यहाँ भी हम वही रिलेशन लेके चलते हैं कि जो क्लोजेस्ट वन है दैट इज द पेयर ऑफ द प्रीवियस वन। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टैक की एप्लीकेशन जो है वो टैग मैचिंग में भी होती है, स्पेशली व्हेन वी ट्राई टू मैच द टैग ऑफ HTML। Now second is the number conversion, where we try to convert decimal numbers into binary or some other base numbers. So stack can also be used at that place also, where we find these remainder operations and we push the required values and all this. So हमें पता है कि जैसे like अगर मुझे 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले मैं डिवाइड करूँगा और जो भी रिमाइंडर आएगा मैं उसको स्टैक में पुश कर दूंगा। तो लाइक अभी मैंने इसको डिवाइड किया तो आई गॉट 5 एंड रिमाइंडर आया 0, तो मैंने इसको पुश कर दिया 0 स्टैक में। दिस गोज टू, देन आई अगेन डिवाइडेड विद एंड नेक्स्ट टाइम आई गेट अ रिमाइंडर 1, सो आई पुश इट हियर एंड आई गेट 2 हियर, देन आई गेट 1 हियर, देन हियर गेट 0, ये भी पुश कर दिया मैंने। फिर मुझे आखिर में 1 मिला, उसको भी मैंने पुश कर दिया। और व्हेन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट्स आई स्टार्ट पॉपिंग देम आउट। सो फाइनली जो नंबर बना वो क्या बना, 1 0 1 0। तो जिस ऑर्डर में हमने नंबर पुश किए थे उसके रिवर्स ऑर्डर में हमने उसको पॉप आउट किया। सो स्टैक कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और एनी अदर बेस कन्वर्जन। So as you can see that like stack has a very wide application area, especially like in the field of computer science, where we try to solve other problems. So like here we are not showing an applications of stack in doing solely something, rather it is used as an application to solve other problems। जैसे प्रॉब्लम थी नंबर कन्वर्जन, उसको हमने सॉल्व की स्टैक के थ्रू। प्रॉब्लम थी रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हमने सॉल्व की स्टैक के थ्रू। प्रॉब्लम थी रिकर्शन, उसको हमने सॉल्व की स्टैक के थ्रू। प्रॉब्लम थी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना, उसको हमने सॉल्व की स्टैक के थ्रू। तो बेसिकली स्टैक एक ऐसा टूल है जो कई तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जाता है। और इसमें आपने एक प्रॉब्लम और देखी होगी, दैट बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट वी कॉल टावर्स ऑफ हैनोई। You guys know this towers of Hanoi? So we all know this towers of Hanoi kind of problem, जहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि you have been given certain disk and you have to replace these disks to this third pole. So let's suppose these pole name are A, B, C. और आपको क्या करना है कि जो डिस्क ए मतलब पोल ए पर जो डिस्क है लाइक A, B, C, उनको आपको पोल C पर ट्रांसफर करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि कभी भी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आना चाहिए। लाइक जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हम बीच में एक स्टैक एक और पोल का यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ टेम्परेरी काइंड ऑफ थिंग। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब हम सुलझाने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम वैसे तो कोई मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और लेकिन इस प्रॉब्लम के जब हम एप्लीकेशन देखते हैं तो इसके बड़े लॉजिक क्रिएट होते हैं। और लॉजिक क्रिएट क्या होते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि अगर किसी प्रॉब्लम के मान के चलो n इंस्टेंसेस हैं, n इंस्टेंसेस मतलब उसके अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसे ये टावर्स ऑफ हैनोई प्रॉब्लम के n इंस्टेंस हो सकते हैं, जब ये एक डिस्क के साथ हो, जब ये 2 डिस्क के साथ हो, जब ये 3 डिस्क के साथ हो, जब ये 4 डिस्क के साथ हो, जब ये 5 डिस्क के साथ हो, लाइकवाइज ये n डिस्क के साथ है। तो हम डिस्क को बदल रहे हैं, पोल हमारे पास 3 ही है, तो हम इसके वर्जन यानी इसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम के। तो ये प्रॉब्लम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम के n-1 इंस्टेंस को सॉल्व कर लें, ओके क्या कर लें, अगर हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के n-1 इंस्टेंस को सॉल्व कर लें तो जो सॉल्यूशन हमने ड्राइव किया था उस n-1 इंस्टेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसी सॉल्यूशन को एक्सटेंड करके उसको n इंस्टेंस सॉल्यूशन की तरफ ले जाया जा सकता है। दैट्स द सिंपल philosophy that this particular problem carries out।
और जब ये फिलॉसफी हम स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ल्ड में ले जाते हैं तो हमें इतनी नई नई एल्गोरिथम्स निकल के आती हैं, इतने एफिशिएंट हम हो जाते हैं कि अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बहुत ही छोटे तरीके से देखते हैं, और वो छोटा तरीका क्या है कि जैसे मैंने बोला कि हम आपको नॉर्मली जो ये प्रॉब्लम दी जाती है वो दी जाती है 3 डिस्क के साथ, लेकिन मैंने बोला कि अगर मैं इसको 1 के साथ सॉल्व करूं तो मैं उसको 2 के लिए ले जाऊं, 2 के साथ सॉल्व करूं तो मैं उसको 3 के लिए ले जाऊं। तो ये मेरे पोल्स है लाइक ए बी सी। इमेजिन करो कि मेरे पास केवल एक ही डिस्क थी, तो मेरा स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं सीधा ए से सी पे चला जाऊं। That's it. ये मेरा स्टेप होना चाहिए, ये मुझे सॉल्व कर जाएगी। अब इमेजिन करो मेरे पास 2 डिस्क हैं, तो इस एक के ऊपर 2 डिस्क आ गई। तो पहला सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला, ए से सी पे जाके। ओके, तो मैंने इसी सॉल्यूशन को एक्सटेंड किया, पहले मैंने यही अप्लाई किया और मैं चला गया कहाँ, ए से सी पे। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप जब मैं कैरी करने गया, मतलब मैं ए से सी पे जाऊंगा तो मैं अपनी कंडीशन को वायलेट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अब ए टू बी कर देता हूँ। अगली स्टेप क्या हो गई, ए टू बी। जब मैं ए टू बी पे गया तो अब ए खाली हो गया, यहाँ पर बड़ी वाली डिस्क आ चुकी है और यहाँ पर छोटी वाली डिस्क आ चुकी है। ओके, अब मुझे चाहिए क्या है कि सी पे बड़ी वाली डिस्क होनी चाहिए। अब इस समय पर मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मुझे यहाँ चाहिए डिस्क, तो मैं क्या करूंगा, सी को ए से और ए को सी पे अगर मैं बदल दूं तो मैं फिर से सिंगल सॉल्यूशन की तरफ चला जाऊं और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं। तो अगली बार मैं कहाँ चला गया, सी टू ए पे। लेकिन मैंने कॉलिंग दिस, आई एम कॉलिंग द सेम स्टेप जो कि मैंने पहली बार में कॉल की थी, लेकिन मैंने पोल पोजीशन बदल दी है। मैं सी की जगह पर ए बोल रहा हूँ और ए की जगह पे सी बोल रहा हूँ। और फिर मैं क्या करूँ, बी को सी पे ले जाऊं और बाद में फिर मैं ए को सी पे कॉल करूँ। मतलब मैं बी को सी पे ले गया और फिर मैं ए को सी पे ले गया, तो मेरी प्रॉब्लम सुलझ गई। मतलब मेरे पास 2 डिस्क आ गई। ठीक है, ये 5 स्टेप में काम हो गया मेरा। अब मान लो मेरे पास 3 स्टेप्स है, 3 है तो मतलब मेरे पास एक बड़ी है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा, एक बड़ी है, एक छोटी है, एक उससे छोटी है। ओके, अगर मैं ये 5 स्टेप कैरी करूं फॉर दी एबव 2 डिस्क, बिल्कुल एज इट इज, पहले मैं इसको सी पे ले जाऊं, फिर मैं ये छोटी वाली को बी पे ले आऊं, फिर मैं इसको ले आऊं, फिर मैं बी वाली को सी पे ले जाऊं, फिर मैं इसको ले जाऊं, तो होगा क्या, इन 5 स्टेप के बाद यहाँ पर ये 2 डिस्क आ जाएंगी और ये तीसरी डिस्क बची रहेगी। मतलब जो सॉल्यूशन हमने 2 डिस्क के लिए अप्लाई किया था वो एज इट इज कैरी कर रहा है 3 डिस्क के लिए और सर्टेन लेवल, और उसमें हम एक नया सॉल्यूशन एक्सटेंड करने वाले हैं जो तीसरी डिस्क पे काम करेगा। वैसे ही है। तो ये कह जाती है टावर्स ऑफ हेनोई, जहां पर की प्रॉब्लम। अब लेकिन जब हम ये सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं तो हम स्टैक का रोल कैसे देखते हैं, तो स्टैक का रोल हम कैसे देखते हैं कि अगर हमने एक डिस्क के प्रॉब्लम को सुलझा लिया तो उसको हमने पुश करके रख लिया, जब हमने 2 को सुलझा लिया तो हमने इसको पॉप किया और इसका जो सॉल्यूशन बना उससे हमने 2 डिस्क का सॉल्यूशन बना लिया, क्योंकि इस सॉल्यूशन को हमें पहले यूज करना है, उसके बाद कुछ नई स्टेप को यूज करके फिर हमने उसको पुश कर दिया। जब हमें 3 डिस्क की तरफ जाना था तब भी हमने वही काम किया। तो ये जो रिकर्सिव कॉल हो रहा है ना, ये एक बेसिकली स्टैक के थ्रू फॉलो किया जा सकता है और अपनी सॉल्व की हुई प्रॉब्लम्स को ही हम एक्सटेंड कर पाते हैं। तो ये एक पॉपुलर एप्लीकेशन आती है स्टैक की, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम को सुलझाने में भी एप्लीकेबल होती है। तो कहने का मतलब ऐसी सारी प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशन उनके प्रीवियस इंस्टेंसेस से ड्राइव होते हैं, वो सारी की सारी हम स्टैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने एक हल्की सी ग्लिम्स दी है, हाउ वी कैन अप्लाई the stack in the problem solving strategy. So these are some application of stack, and now we will talk about 2 different problems in, yeah, that's what I was saying, 2 to the power n minus 1. This is the smallest number of steps taken to solve any towers of Hanoi problem with n number of disks. आज हम 2 एप्लीकेशन देखेंगे, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, जहां पर आपको जो भी इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है उसका रिवर्स कैलकुलेट करना है। लाइक अगर आप इनपुट में ए बी सी देंगे तो हम सी बी ए की बात करेंगे। और बैलेंस्ड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम, जहां हम ये देखेंगे कि कैसे हम बेसिकली स्टैक का यूज कर सकते हैं हम बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम को सुलझाने में। यहाँ पर कुछ सैंपल इनपुट्स हैं, तो ये देख पा रहे हैं आपको, ये जितने ओपन ब्रेसेस हैं अकॉर्डिंगली उतने ही क्लोज ब्रेसेस आ रहे हैं, इसलिए ये मैच्ड है और ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि द ऑर्डर इन विच वी हैव ओपन ब्रैकेट्स एंड द ऑर्डर इन विच वी हैव क्लोज ब्रैकेट्स आर कंप्लीटली different, so it is not a balanced problem.
you are getting a matching, but this is not a balance problem because you need to get an exact reverse order of the brackets as you are having in opening brackets. So ये कुछ test cases हैं, we will try to implement them and try to find out the answers with them. So this is all about the discussion of stack. I hope the concepts become more clear to you. And now I'm taking you for the notebook where we try to implement it through Python. और यहाँ हम दोनों वर्जन देखेंगे कि जब हम स्टैक को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करें और स्टैक को हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करें, और फिर हम उस स्टैक को अप्लाई भी करेंगे इन दो प्रॉब्लम्स के ऊपर, जहां हम इसके स्ट्रिंग का रिवर्स निकालने की कोशिश करें या स्ट्रिंग में हम बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करें. सो आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड फॉर द नोटबुक डिस्कशन. किसी भी चीज को हम एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ एक क्वेश्चन उठाया विपिन कटियार ने कि सर स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, प्लीज एक्सप्लेन दिस. तो अभी मैं आपको समझाता हूँ हम किसी भी चीज को एब्स्ट्रैक्ट कब बोलते हैं. देखिए, हम किसी भी चीज को एब्स्ट्रैक्ट कब बोलते हैं जब हम उसकी केवल प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाए, उसकी इनर डिटेल्स को एक्सेस ना कर पाए. तो अगर हम किसी भी यूनिट की केवल प्रॉपर्टीज जो कि उसने पब्लिक कर रखी हैं, जो कि जिसके लिए वो डिफाइन है, केवल हम उसको ही देख पाते हैं और उसके अंदर की डिटेल्स को ना देख पाए कि वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही है और वो बेसिकली उसको कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. ये एक सिंपल सा मीनिंग होता है एब्स्ट्रैक्ट का. जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, तो हम उसी चीज को जो एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेटा टाइप पे ले जाने की कोशिश करेंगे. तो अब बात आई डेटा टाइप की. तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है, उस तरह की वैल्यू पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. यानी उन ऑपरेशन को हम प्रॉपर्टी की तरह लें तो हम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम इनको डिफाइन कर पाए तो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा, जहां पर कि उस पर स्टोर होने वाली वैल्यू भी फिक्स हो गई और उस वैल्यू को एक्सेस करने का पैटर्न भी फिक्स हो गया. सो दैट इज बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. नाउ दिस एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करें हम? तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया जाता है इनकैप्सुलेशन और विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. तो सिंपल सा तरीका होता है कि जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स को क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं और हर एक डेटा स्ट्रक्चर को उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहलाता है. तो जब भी हम चीजों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हम उसमें किस तरह की वैल्यू डालेंगे वो भी फिक्स हो गई है और वो वैल्यू किस तरीके से ऑपरेट की जाएगी वो भी फिक्स हो गया. तो बेसिकली वी आर गेटिंग एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डेटा, दैट्स व्हाई वी कॉल एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. और ये एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट जो अचीव किया जाता है प्रोग्रामिंग में, वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी इंप्लीमेंट एनीथिंग, एनी एंटिटी, एनी डेटा स्ट्रक्चर, एनीथिंग through the concept of class and object, we call it as an abstract kind of thing. And because we are working with data structures and now we have converted these data structures in a data type, because we have fixed the kind of value and the kind of operation that can be performed over those values, then this data structure is converted into data type, and through this implementation it becomes abstract data type. So let's see, the first we will look about the array implementation. तो यहाँ पर देखिए एरे हम जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरे में कोई कंसेप्ट पाइथन में फंडामेंटली कोई कंसेप्ट नहीं होता एरे का. जो एरे अचीव की जाती है वो लिस्ट के थ्रू अचीव की जाती है और लकीली जो लिस्ट होती हैं वो पाइथन में डायनेमिक एरेज होती हैं. मतलब उनकी लेंथ को आप वेरिएट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो. लेकिन चूंकि हमें एरे का पैटर्न चाहिए, हम एरे की फील्ड लाना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर दिया हुआ है जो कि उसकी एक कांस्टेंट साइज की तरह उसको बिहेव करने वाला है. तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका एक स्टैक है एंड जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरह बनेगा और एक मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर के साथ हम चल रहे हैं. दैट पैरामीटर्स बेसिकली वी विल पास व्हेनेवर वी क्रिएट एन स्टैक. तो जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा और वो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टैक की मैक्सिमम साइज हो जाएगी. दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड लेटर ऑन, क्योंकि वो फिक्स है. तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं विद द मेथड init. Just a second. Okay, so now coming back to discussion, we know that how we can initialize our object with the help of constructor, and the constructor is like defined with this underscore init entity in Python. तो इसमें हमने एक पैरामीटर इनपुट दिया है, that is a maximum length, that is basically defining the size of your stack. तो ये हम उसी समय डिफाइन करेंगे और जो कि हम मैक्सिमम लेंथ पैरामीटर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमने चूंकि स्टैक बना रहे हैं तो स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरे और एरे को अचीव कर पाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट. तो हमने यहाँ पर एक स्टैक वेरिएबल क्रिएट किया जो बेसिकली लिस्ट है, एक एम्प्टी लिस्ट है.
तो इनिशियली जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो एम्प्टी होगा, मतलब स्टैक जब क्रिएट होगा तो वो एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट होगा और उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में हम जो दूसरे ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, लाइक पुश, पॉप, पीक इज एम्प्टी काइंड ऑफ थिंग, सो वी विल सी दैट हाउ वी कैन डिफाइन देम। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हैं वो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, और हमने देखा कि हम जब भी पुश करते हैं तो हम एक वैल्यू पास करते हैं बिकॉज वी वांट टू ऐड न्यू आइटम इनटू द स्टैक। So that is the kind of item that we want to insert. So we will push, and when we say push, तो जब हम स्टैक को थ्रू एरे इंप्लीमेंट करते हैं तो पुश करते समय हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करना है, और ओवरफ्लो कंडीशन हमसे ये कहती है कि अगर उसकी साइज ऑलरेडी फुल हो चुकी है, मतलब जो उसकी साइज है अगर वो ऑलरेडी लाइक पहले से ही फिल्ड है, तो हम उसमें और एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ, मतलब करेंट लेंथ ऑफ स्टैक है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ से छोटी है, और फिर हम देख रहे हैं अगर वो 0 है तो हम अपेंड कर रहे हैं और लेंथ को 1 से बढ़ा रहे हैं और यहाँ स्टैक रिटर्न कर रहे हैं, और अगर वो 0 भी नहीं है तो भी हम अपेंड कर रहे हैं और फिर हम लेंथ को 1 से बढ़ा रहे हैं और फिर रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स होती है जहां पर कि उसकी लेंथ जो है वो उसकी मैक्सिमम लेंथ के बराबर हो जाती है, तो जैसे ही लेंथ मैक्सिमम लेंथ के बराबर होगी मतलब आप एक नया एलिमेंट उसमें ऐड नहीं कर सकते। क्योंकि आप उसमें एक नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते तो आपको एक ओवरफ्लो कंडीशन रेज करना पड़ेगी, एंड दैट इज द केस ओनली विथ एरे इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज एरे में हम ऐसा कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास लिस्ट के थ्रू हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और लिस्ट जो होती है वो डायनामिक एरे होती है, इसलिए हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ले रखा है मैक्सिमम लेंथ, जो कि हमें उसका फील देगा कि ये इंप्लीमेंटेशन जो है वो एरे से हो रहा है। अगला जो ऑपरेशन है वो बेटा हम लेंथ को 0 से भी इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि वहां से स्टैक इनिशियलाइज होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज पॉप, लाइक पॉप इज लाइक काइंड ऑफ रिमूव या डिलीशन। तो डिलीशन में हमने देखा था कि हमेशा टॉप से होगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जब भी हम पॉप एलिमेंट सॉरी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एरर जो अकर हो सकती है वो अंडरफ्लो की हो सकती है, और वो तब होगी जब हम बेसिकली एक एम्प्टी स्टैक के थ्रू उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करें। और वो एम्प्टी कब होगा? जब लेंथ 0 होगी। लेंथ 0 होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वी विल चेक इट फर्स्ट, एंड इफ इट इज ट्रू देन वी विल रेज द एरर ऑफ अंडरफ्लो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं डिलीटेड, जिसके थ्रू हम उसको पॉप कर देंगे, ओके, और लेंथ को 1 से डिलीट कर देंगे लाइक। तो ये पॉप ऑपरेशन जो है वो इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हम उसको पॉप कर देंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपको लास्ट एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके देता है। दैट्स सिंपली द इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, नथिंग एल्स। फिर हम बात करते हैं पीक की, जो कि आपको केवल और केवल आपको टॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देगा, ना ये डिलीट करेगा ना इंसर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये लिस्ट की स्टेट को चेंज स्टैक की स्टेट को चेंज नहीं करेगा, केवल इंफॉर्मेशन देगा कि विच एलिमेंट इज एट द टॉप ऑफ योर स्टैक। तो यहाँ भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी लेंथ क्या है। अगर लेंथ है विच मीन्स इट इज मोर देन 1, इट इज मोर देन 0 लाइक, तो आप लिस्ट की प्रॉपर्टी यूज कीजिए बाय रिवर्स सिंटैक्स एंड यू एक्सट्रैक्ट द लास्ट एलिमेंट एंड इट इज ओनली रिटर्निंग दैट एलिमेंट, इट इज नॉट डिलीटिंग इट। तो ये आपको पीक एलिमेंट बाहर निकाल देगा या इंफॉर्मेशन दे देगा। और अगर आपकी लेंथ 0 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपको अंडरफ्लो की कंडीशन रेज कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप एक एम्प्टी स्टैक से उसके टॉप एलिमेंट की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो स्टैक एम्प्टी है तो उसमें कोई एलिमेंट होना ही नहीं है, तो हम लाइक अंडरफ्लो एरर रेज कर सकते हैं। Now these are the next thing which is like empty। तो ये empty है, तो ये पता करने के लिए मैंने बोला था बेसिक जो 3 मेथड्स होती हैं वो पुश, पॉप और पी की होती हैं, बट वी ऐड सम एक्स्ट्रा मेथड्स जस्ट टू चेक इज empty। अगर लेंथ की वैल्यू 0 है तो इज empty है, और लेंथ खुद एट्रीब्यूट है जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। सेल्फ डॉट स्टैक -1, बेटा स्टैक एक लिस्ट है, और लिस्ट में हमने देखा था कि लिस्ट में हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर से, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं नेगेटिव नंबर है। जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करेंगे और -1 करेंगे मतलब हम उस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो चूंकि जब हम एडिशन करेंगे स्टैक में तो 1 बाय 1 हम उसको लेके चलेंगे। इज लेंथ यूज एज अ टॉप? नो, लेंथ शुड नॉट यूज एज अ टॉप बिकॉज वी आर नॉट इनिशियलाइजिंग इट थ्रू एनी इंडेक्स। तो हम यहाँ इंडेक्सिंग नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लेंथ जो होती है वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट होती है, और जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे में इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से। तो बेसिकली जो टॉप होना चाहिए वो लेंथ -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने वो टॉप का कंसेप्ट भी नहीं रखा है। पीक फंक्शन जो है वो आपको जो भी आपका तो लाइक ये आपका स्टैक है,
पुश करोगे तो एलिमेंट ऐड होगा, जैसे आपने पुश किया 5, तो एक एलिमेंट ऐड हो गया 5। फिर आपने एक और पुश किया मान लो 4, तो ये एलिमेंट हो गया 4। फिर आपने पॉप किया, जैसे ही आप पॉप करेंगे ये एलिमेंट बाहर चला जाएगा, तो अब टॉप पे क्या आ गया 5। पीक एलिमेंट जो होगा दैट इज वेरी मच सिमिलर टू पॉप, लेकिन ये केवल 5 ऐसा इंफॉर्मेशन बाहर ले जाएगा। दिस इज नॉट लाइक ये डिलीट करेगा। तो मैंने बोला था पीक विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ स्टैक, इट इज नॉट आइदर एडिंग एनीथिंग और नॉट डिलीटिंग एनीथिंग, इट इज सिंपली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, दैट्स इट। स्टैक को लिस्ट, एरे और लिंक लिस्ट से ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या? आई मीन इसकी बजाय अनदर एरे यूज कर सकते हैं ना या नहीं? See, there are multiple way through which you can achieve that. But जब हम बात कर रहे हैं the way through which you are implementing array or the way in which you are implementing through linked list, so we have to go by this. Okay, let's back to the discussion where we're talking about that how we can implement tag using linked list. तो पुश ऑपरेशन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पुश ऑपरेशन इज लाइक कि जहां पर आपको एक नया ऐड करना हो, तो जहां पर हम लिंक लिस्ट में हेड को बोलते थे, अब वहां हम उसको टॉप बोल रहे हैं, दैट्स इट। तो इनिशियली हमने टॉप को नन डिफाइन कर रखा है, जैसे ही एक न्यू नोड आएगा तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया, जैसे कि आप देख रहे हैं अगर लेंथ 0 है उसमें हमने वो वैल्यू डाली और उसके नेक्स्ट पार्ट को नन से इनिशियलाइज कर दिया और बाद में हमने टॉप को उसको पॉइंट करा दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फर्स्ट एलिमेंट इनटू द स्टैक। अब अगर एक नया नोड आना है तो हमें क्या करना है कि वो नोड हमने क्रिएट किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये नोड क्रिएट किया, फिर हमने जो टॉप का जो रेफरेंस पॉइंटर है उसको एक वेरिएबल में रिकॉर्ड करके रख लिया। तो मतलब टॉप अभी हमने यहाँ रख लिया मान लो प्रीवियस पे, और जो सेल्फ डॉट टॉप है उसको नया नोड दे दिया, तो अब टॉप को पॉइंट करा दिया हमने नए नोड पे। तो ये मान लो 3 था, और फिर न्यू नोड डॉट नेक्स्ट मतलब इसको पॉइंट करा दिया प्रीवियस पे, मतलब जो कि ये नोड पॉइंट कर रहा था, तो ये चला गया और ये अभी भी नन पे ही है। So that's how you can add a new element into the beginning of the linked list. So this is what we call push. Then pop. Pop में हमें ये देखना है कि like अंडरफ्लो की पोजीशन बनती है कि नहीं बनती है। तो अगर अंडरफ्लो होगा तो वो चाहे लिंक लिस्ट हो चाहे एरे हो, दोनों कंडीशन में अंडरफ्लो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो वो हम चेक कर सकते हैं लेंथ इक्वल टू 0 से। तो यहाँ लेंथ इक्वल टू 0 अगर होती है तो अंडरफ्लो है, नहीं होती है तो आप सिंपली टॉप का जो भी रेफरेंस है आप उसको चेंज कर दें और लेंथ को 1 से कम कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। पीक अगर करना है तो हमें केवल टॉप वैल्यू को ही रिफर करना है, दैट इज आप देख पा रहे हैं डॉट टॉप डॉट वैल्यू इज एम्प्टी। अगर लेंथ इक्वल टू 0 है तो आपका स्टैक इज एम्प्टी होगा, दैट्स इट। एंड दिस इज सिंपली अ प्रिंट स्टैक इन द फॉर्म ऑफ एरे, नथिंग एल्स। सो जब हम काउंट नहीं करते हैं, आप देख रहे हैं जब हमें किसी वैल्यू को काउंट नहीं करना है और लूप में आपको इंडेक्स पॉइंटर नहीं रखना है, तो हमेशा यहाँ अंडरस्कोर साइन से इसको लिख सकते हैं। ये जब बिगनिंग हो रहा था तब ये क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई आई थॉट मैं इसको बाद में बताऊंगा। So that's how we can implement the same type of operation I am performing here. जब मैं यहाँ स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई साइज लिमिटेशन नहीं दे रहा हूँ, सिंपली एक स्टैक है, दैट्स इट। फिर मैंने यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से पुश किया, आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पुश कर रहे हैं। फिर हमने प्रिंट किया, फिर एक पॉप किया, फिर प्रिंट किया, फिर पॉप किया, फिर पीक किया, फिर प्रिंट किया, फिर पॉप किया, फिर पीक किया। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो चूंकि आपने इनिशियली जब भी हम किसी वेरिएबल को ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट से इनिशियलाइज करते हैं वो लिस्ट ही कहलाती है। तो जैसे आप देखेंगे हमने 4 पुश ऑपरेशन परफॉर्म करे, उसके बाद प्रिंट किया स्टैक, तो आप देखेंगे स्टैक प्रिंट हो रहा है 4 3 2 1। यहाँ आप रिवर्स वे में देख रहे हैं क्योंकि लिंक लिस्ट में हम हेड से प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉप पे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है, तो ये हमने प्रिंट कर दिया थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फिर हमने एक पॉप किया मतलब 4 चला गया, फिर हमने प्रिंट किया तो हमें बचा 3 2 1। फिर एक और पॉप किया तो फिर 3 चला गया, और फिर हमने पीक प्रिंट किया तो पीक पे केवल क्या मिला 2, बिकॉज 3 के जाने के बाद टॉप पे आ गया 2 तो वो प्रिंट हो गया। फिर प्रिंट किया तो 2 1 हो गया, फिर एक और पॉप किया तो 2 चला गया, फिर प्रिंट किया तो 1 बचा। सो दैट्स हाउ वी कैन अचीव पुश पॉप पीक ऑपरेशंस विद दिस। Now let's see how we can implement this reverse of string and kind of operations with this. तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग को अप्लाई करने के लिए चूंकि हम स्टैक बना चुके हैं और हमारे पास अब एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, चाहे तो हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर चुके हो चाहे हम एरे के थ्रू कर चुके हो, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैं सीधा एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने स्टैक का। ये देख पा रहे हैं आप, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक का, यहाँ पे उसका नाम मैंने स्टैक रखा। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को स्टैक में पुश करूंगा, तो जो भी स्ट्रिंग होगी जैसा मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रिंग में क्या करना है आपको, कि अगर आपकी स्ट्रिंग ABC है तो आपको एक एक करके उसके एलिमेंट को पुश करते जाना है, ABC पहले,
जब तक कि स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, और जब स्ट्रिंग खत्म हो जाए तो बाद में उसको पॉप करते चले जाओ तो ये उसकी रिवर्स हो जाएगी। हमारे पास चूंकि स्टैक का ऑब्जेक्ट है स्टैक, और हमें पता है कि स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, वो हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ये इंप्लीमेंटेशन है उसका, या तो हम लिंक लिस्ट के थ्रू एक्सेस करें या हम उसको एरे के थ्रू एक्सेस करें। तो जैसे ही हम स्ट्रिंग को पुश करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को अपने स्टैक में पुश की, आप देख पा रहे हैं स्टैक डॉट पुश आई, तो हर एक कैरेक्टर को एक एक करके पुश किया, और बाद में जब तक कि उसकी लेंथ खत्म नहीं हो गई हर एक कैरेक्टर को एक एक करके पॉप कर लिया, दैट्स इट। तो आप देखेंगे जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो दैट विल गिव मी अ रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, नथिंग, दैट्स सो सिंपल, एंड होपफुली आई एम राइटिंग माय नेम, दिस इज संदीप, and you see PEEDNAS, this is the reverse of the string that we are doing here। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, जस्ट गेटिंग द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, और देखिए आप कितना छोटा कोड बन गया इफ यू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर विथ यू, दैट्स सिंपल। ना सेकंड प्रॉब्लम थी बैलेंस पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। स्टैक ऑब्जेक्ट फिर से हमने क्रिएट किया, पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि एक्सप्रेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ओपन ब्रैकेट मिलेगा हम पुश करेंगे, और जब भी हमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा हम पॉप करके उसको कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पर दो सेट ऑफ लिस्ट बना रखे हैं जिसमें हमें ओपन ब्रैकेट्स और क्लोज ब्रैकेट्स हैं। ओपन ब्रैकेट्स में हमने वो तीन तरह के ओपन ब्रैकेट रखे, स्मॉल, स्क्वायर और करली। ऐसे ही क्लोज ब्रैकेट में हमने क्लोज स्मॉल, क्लोज स्क्वायर और क्लोज करली ब्रैकेट्स की इस लिस्ट को रखी। अब जो भी एक्सप्रेशन हमने इनपुट पे लिया है हम उसको एक एक करके रीड करेंगे। अगर हमारा जो भी कैरेक्टर है वो ओपन ब्रैकेट में आता है तो हम उसको पुश करेंगे। अगर वो क्लोज ब्रैकेट में आता है तो पहले हम उसके इंडेक्स को पता करेंगे, उसको पॉप करेंगे और कंपेयर करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट को कंपेयर किया हमने इससे, और उसको पॉप कर देंगे अगर कंपैरिजन सही है तो। अगर कंपैरिजन सही नहीं है तो हम उसको भी पुश कर देंगे, और बाद में हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा स्टैक खाली हो गया तो बैलेंस्ड है, स्ट्रिंग मैच कर गई, और अगर वो लेंथ जीरो नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं लूप ब्रेक हुआ है, आपकी मैचिंग नहीं हो पाई है, जितने ओपन ब्रैकेट्स थे उतने क्लोज ब्रैकेट आपको नहीं मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि अनबैलेंस प्रॉब्लम है। फिर ये चेक करके देखते हैं। यहां मैं एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं, a प्लस बी माइनस डी माइनस बी इंटू सी एंड क्लोज कर ब्रैकेट। आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली ये प्रॉब्लम कई एक्सप्रेशन के साथ आई है और ये प्रॉब्लम बैलेंस है। तो इसमें जो भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म किए वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो पॉप ऑपरेशन तो आप पुश केवल हमने क्या किया है ओपन ब्रैकेट के लिए किया है। तो ओपन ओपन स्मॉल, तो पहले ओपन हुआ पुश, फिर ए गया, फिर प्लस गया, फिर बी गया, उसके बाद जैसे इसको क्लोज मिला तो ये पॉपअप हो गया, फिर पुश हो गया कौन सा अर्ली ब्रैकेट, फिर ये डी पे गया, फिर स्पेस पे गया, फिर माइनस पे गया, फिर स्पेस पे गया, फिर इसने पुश कर दिया स्मॉल ब्रैकेट। तो ये दो एलिमेंट हो गए आपके स्टैक में। जैसे ही इसको क्लोज मिला इसने इसको पॉप कर लिया, फिर अगला क्लोज मिला उसको पॉप कर लिया। अगर लेंथ जीरो हो गई एट द लास्ट, दैट मीन्स आपकी प्रॉब्लम बैलेंस थी। अगर लेंथ जीरो नहीं हुई तो प्रॉब्लम बैलेंस नहीं थी। तो ये बैलेंसिंग प्रॉब्लम है। एक बार फिर रन करके देखते हैं इसको, और एक अनबैलेंसिंग प्रॉब्लम देके देखते हैं इसको, जहां पर हम कुछ और करेंगे। तो मैंने यहाँ करली ब्रेसेस दिया, ए लिखा प्लस स्क्वायर ब्रैकेट लिखा एंड माइनस बी क्लोज दे दिया यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया और फिर करली ब्रैकेट दिया। मतलब मैंने क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट देने के पहले एक क्लोज करली स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है। तो प्रॉब्लम बेसिकली अनबैलेंस है। या लॉजिक ये है कि देखिए जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे आपको ये एक्सप्रेशन मिला ए प्लस बी माइनस सी और ये मान के चलो बी प्लस, जब भी हमें ओपन ब्रैकेट मिलेगा हम उसको स्टैक में पुश करेंगे। जैसे हमें ओपन ब्रैकेट मिला हमने इसको स्टैक में पुश किया, फिर हम आगे गए, फिर आगे गए, फिर जैसे ही हमें फिर ओपन ब्रैकेट मिला हमने उसको भी स्टैक में पुश कर दिया, फिर हम आगे गए, मतलब स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर जैसे ही हमें क्लोज ब्रैकेट मिलेगा तो हम जो भी स्टैक है उसके टॉप एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि वो इसका पेयर है कि नहीं है। अगर वो इसका पेयर है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, नहीं है तो हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये स्टैक की साइज या जो लेंथ है वो कभी भी जीरो पे नहीं जाएगी, क्योंकि अभी इसमें एक बचा हुआ है जो आपका लूप है वो ब्रेक हो गया है। अगर ये इसका मिल गया तो फिर हम आगे जाएंगे, फिर इसको क्लोज मिला, इसको भी ब्रेक इसको हमने मैच किया तो हमने पॉप कर लिया और फाइनली आप देखेंगे कि लेंथ जो है वो जीरो हो जाएगी। जैसे ही लेंथ जीरो हो जाएगी विच मीन्स द प्रॉब्लम इज बैलेंस,
If length is not equal to, which means problem is not balanced. बेटा स्टैक पहले से ही एम्प्टी होगा। जब हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट तो वो हमेशा एम्प्टी होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जब हम उसको स्ट्रिंग को रीड करेंगे तो हम वन बाय वन उसमें एडिशन करते चले जाएंगे। या स्टैक पॉप हमने इसलिए लिखा है एरे इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि एरे को हम लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं और लिस्ट में ऑलरेडी एक पॉप ऑपरेशन होता है जो लास्ट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। एंड गुड न्यूज फॉर टुडे इज दैट यू डोंट हैव एनी असाइनमेंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।